चलिए आइए एक बार जल्दी से हम सारे कंक्लूजन को एक बार फिर से देख लें कि ग्लाइकोलाइसिस से क्या-क्या कंक्लूड किया। यही आता है पीएमटी, पीएमटी में यही आता है, ठीक है। तो आपको पहला बात तो क्या पूछेगा कि काइनेज एंजाइम किस-किस स्टेप पे इन्वॉल्व हुआ और कौन-कौन सा काइनेज एंजाइम था। तो अभी मैंने कंक्लूजन बता दिया था कि काइनेज एंजाइम फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व हुआ, काइनेज एंजाइम थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व हुआ है और काइनेज एंजाइम 10th स्टेप पे इन्वॉल्व हुआ है। फर्स्ट स्टेप पे था हेक्सोकाइनेज, सेकंड स्टेप पे थर्ड स्टेप पे था फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और 10th स्टेप पे था पायरुविक एसिड काइनेज या पायरुवेट काइनेज भी कहते हैं इसको। कहाँ पे कौन क्या कराता है आपको पता है। और अगला था कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन-कौन होता है। तो रेट कंट्रोलिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है और थर्ड स्टेप होता है। और फर्स्ट स्टेप में रेट कंट्रोलिंग स्टेप में कौन सा एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज, वो भी एलोस्टेरिक एंजाइम है। थर्ड स्टेप में फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, वो भी एलोस्टेरिक एंजाइम है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफके। और फर्स्ट स्टेप कैसे कंट्रोल करता है, तो ये एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन का यूज करता है, जो रिवर्सिबल चेंजिंग है और ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन का यूज करता है। अभी इस बच्चे का डाउट था कि सर इसका जो इनहिबिशन का यूज करने वाला एटीपी है, क्या वो एटीपी इस पे जाके बाइंड करके इनहिबिशन नहीं करा देगा? नहीं कराएगा। एलोस्टेरिक साइट स्पेसिफिक होते हैं, इसके वाले पे एटीपी बाइंड कर सकता है और इसके वाले पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बाइंड कर सकता है। और अगला कंक्लूजन अब बताने जा रहे हैं हम क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ-कहाँ होता है। तो आपने अभी देखा था यार, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जल्दी बताओ किस-किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। अच्छा पहले एक कंक्लूजन ये, अच्छा ठीक है पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का बता दो जल्दी से, किस स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था। एक तो 10th स्टेप पे हुआ था और एक 6th स्टेप पर हुआ था। यहां पर एंजाइम क्या था, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। और यहाँ पे एंजाइम कौन था, पायरुविक एसिड काइनेज, जहां पर सबस्ट्रेट से डायरेक्ट क्या बन गया था, एटीपी बन गया था। ट्रांसफॉस्फोराइलेज में किससे बना था एटीपी, आपको पता है कि यहाँ पर एटीपी बना था 1,3 बाय पीजीए से, बन गया 3 पीजीए और इसी दौरान एडीपी से एटीपी बन गया, एडीपी से एटीपी बन गया। इस दौरान पीएके ने क्या किया, आपको पता है कि इस दौरान पीपी कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुविक एसिड में, और इस दौरान भी एडीपी से एटीपी बन गया डायरेक्ट सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ-कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। चौथा नंबर जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ऑक्सीडेशन किस स्टेप पे हुआ, किस एंजाइम के द्वारा हुआ। तो ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ सॉरी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सीडेशन हुआ है बैरिमोलो हाइड्रोजन, 5th स्टेप पे हुआ है। 5th स्टेप पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ है और 5th स्टेप पे डिहाइड्रो 5th या 4th पे नहीं 5th, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5th स्टेप पे हुआ है। वैसे स्टेप आपसे कोई नहीं पूछेगा लेकिन आपको हम बता रहे हैं 5th स्टेप पे हुआ है। और 5th स्टेप पे कैसे हुआ है डिहाइड्रोजनेशन, आपको पता है कि 1,3 बाय पीजीएल कन्वर्ट हो गया किसमें, 1,3 बाय पीजीए, तब ना 6th स्टेप पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। और इस दौरान एनएडी से बन गया क्या, एनएडी से बन गया क्या, एनएडीएस2। अरे 5th स्टेप पे ये बनेगा तब ना 6th स्टेप पे इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम आता ही नहीं है पहली बार, 5th स्टेप पे था, देख लीजिएगा जाके, देख लीजिए यहाँ पे 5th स्टेप में। अच्छा मेरे जो मैंने रिएक्शन लिखा था उसमें किस स्टेप पे था, देख लो स्लाइड में। अरे 5th स्टेप पे होगा ना, अरे नहीं सही बोल रही है, 4th स्टेप पे था, 4th स्टेप में था क्योंकि 5th स्टेप पे कोई एंजाइम ही नहीं था। 6th स्टेप पे ना, 4th तो एल्डोल ये था। हाँ ठीक है 6th स्टेप, 4th पे तो एल्डोलेस था, सही बोल रहा है। 6th पे डिहाइड्रोजनेस था, 5th में कोई एंजाइम नहीं था। हाँ तो 6th में, तब इसका मतलब कि ट्रांसफॉस्फोराइलेज 7th स्टेप में है, तब ये 7th स्टेप में है, सॉरी ये 7th स्टेप, ये 6th स्टेप, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और इसमें कुछ रटना थोड़ी है, तुम तो स्टेप रट लोगे हो गया, और स्टेप भी रखना नहीं है, तुम तो बस एंजाइम का नाम याद रखोगे, सारा खेल खेल लोगे। और अब हम बताने जा रहे हैं
प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस से क्या क्या मिला, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस से आपको मिला 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, फिर आपको मिला इसमें 2 मॉलिक्यूल, चलिए एक मिनट रुक जाइए, अभी 4 मॉलिक्यूल एटीपी सबस्ट्रेट लेवल से, अभी रुक जाइए ना, नेट वाला बात बाद में करेंगे। और उसके बाद मिला आपको 2 मॉलिक्यूल NaBH2। अब सबका बात कर लेते हैं क्या होगा। ये चला जाएगा, इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा O2। यदि O2 है और यदि O2 नहीं है, अगर O2 है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर आगे लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल ETS। और अगर O2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड डायरेक्ट किसी अल्कोहल में टूट जाएगा, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसका डिसाइड करता है O2। हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये एटीपी ना, ये टोटल एटीपी है। ये क्या है, टोटल एटीपी है, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिला है, 2 जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी, तो पता है 2 जगह ना एटीपी यूटिलाइज भी हुआ था, तो 4-2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ था, एक एटीपी फर्स्ट स्टेप पे और एक एटीपी थर्ड स्टेप पे। याद कीजिए, एक एटीपी फर्स्ट और एक एटीपी थर्ड स्टेप पे यूटिलाइज हुआ था। तो ये जो है जो 2 को एटीपी यूटिलाइज हुआ था, इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो नेट एटीपी आएगा 2। तो इसलिए कहते हैं कि एटीपी तो 2 ही मिले हैं ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन अगर टोटल बात करें तो टोटल क्या मिले हैं, 4। नेट बात करें तो 2। कुछ नहीं बोले तो 2 मानेंगे आप, कुछ नहीं बोले तो 2 मानेंगे, क्योंकि आप माइनस तो करेंगे ना। उसके बाद आता है 2 NADH2। क्या, अच्छा ये एटीपी क्या होगा, एटीपी किसी न किसी वर्क में काम आ जाएगा। अब इस 2 NADH2 का क्या होगा, तो सुनिए, इस 2 NADH2 चले जाएंगे कहा, माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में, पूरा ETS करेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए कि एक NADH2, सुनिएगा, एक NADH2 कितना एटीपी देता है, तो 3 एटीपी देता है। कहाँ जाकर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो बताइए इस 2 NADH2 से टोटल 6 एटीपी मिल जाएगा। तो अब कैलकुलेशन बदलेगा, ये आपको बोलेगा कि टोटल बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आंसर इज 4, एंड टोटल बाय डायरेक्टली नेट एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस, तो 2। लेकिन अब अगर वो बोल देगा टोटल, मतलब ऐसे बोल देगा नेट, ओवरऑल नेट या फिर नेट, तो आप बोलेंगे 2 + 6 तो 8। लेकिन ऐसा तब होगा जब होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तभी ये 2 NADH2 जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में टूटने के लिए, कहाँ, ETS में। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इससे 2 एटीपी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, एनारोबिक में बताएंगे, नहीं मिलेगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप टोटल नेट एटीपी, मतलब ओवरऑल नेट एटीपी 2 ही बताएंगे। लेकिन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो 2 + 6, ये 6 एटीपी कहां से आया, तो एक NADH2 3 देता है, तो 2 NADH2 6 देगा। तो टोटल आप वहां पे 8 बताएंगे। बोलिए अभी जो मैं कैलकुलेशन किया हूं, क्या ये सभी को समझ में आ गया है? यस सर। किसको नहीं आया? अरे किसको नहीं आया? आ गया सर। कौन बोला नहीं आया? यस। अरे किसको नहीं आया, बोलो ना, दोबारा बता देंगे। आ गया बोल रहे हैं। उधर बात करने दो ना। तुमको आया ईरान? हाँ सर। तुमको आया हर्ष? यस सर, आ गया। हाँ तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? ये जो ओवरऑल नेट और ये डायरेक्ट नेट एटीपी वाला ये डायरेक्ट नेट का मतलब है, ये ग्लाइकोलाइसिस से 2 मिला है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से मिला है। ये 6 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में बने NADH2 के ETS में जाने से मिला है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एटीपी है। 6 इनडायरेक्ट एटीपी है, 2 डायरेक्ट एटीपी है। तो डायरेक्ट गेन 2 ही बताते हैं और इनडायरेक्ट गेन 6 बताते हैं अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो, अदरवाइज डायरेक्ट गेन 2 ही बताएंगे। और डायरेक्ट गेन टोटल, और डायरेक्ट गेन अगर बोलेंगे सबसे टोटल 4 मिले, लेकिन डायरेक्ट नेट 2। ठीक है, तो ये सब बात आपको नोट्स में क्लियरिटी के साथ लिखा मिल जाएगा, जो फेयर वाला नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी आज ग्लाइकोलाइसिस तक कहानी हो गया हमारा, और हम यहीं पे कहानी को करते हैं समाप्त। आप सारा सब कुछ पढ़ लीजिएगा, जिसको नोट्स में कोई दिक्कत होगा वो मुझे
अगर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि यहाँ दिक्कत है तो वहां पे बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी में कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से देखकर मन से 10 बार लिख के देख लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। एंजाइम का नाम बस याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में भाईवा में मैं गर्दा चढ़ा दूंगा, एक एक चीज पूछूंगा मैं तो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।